स्वागत है आपका कंपटीशन ब्रिज में। और आज हम लोग इस वीडियो में एग्रोनॉमी से 10 एमसीक्यूज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह के हम लोग और भी वीडियोस लाएंगे। ठीक है, आज आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड जो सेक्शन है उसमें हम लोग रोज़ एमसीक्यू करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं काफ़ी क्लोजली आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग ये वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखें और 10 के 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक अपने प्रिपरेशन का आइडिया मिलते जाएगा कि हाँ हम लोग कितने प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है पूरा एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। एग्रोनॉमी के एमसीक्यूज़ हमने इसमें डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटिव क्रॉप्स। ठीक है, इसमें तो पूछा गया ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 सेट दिए गए हैं। ठीक है, सॉरी 3 सेट दिए गए हैं, एक नॉन ऑफ द अबव है। इन 3 सेट में से कौन सा सेट जो है वो नेटिव क्रॉप्स का सेट है। तो दोस्तों पहला है बार्ली, शुगर केन, बार्ली, शुगर केन एंड जूट। ठीक है, अब आप दोस्तों दूसरा है राइस, मस्टर्ड एंड एप्पल। तीसरा है ग्रीन ग्राम, मस्टर्ड एंड कॉटन। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे यहाँ पे देखिए, इतना तो याद रखना मुश्किल होता है कि कौन सा नेटिव क्रॉप है और कौन सा एग्जोटिक क्रॉप है। बट स्टिल हम लोग अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें तो हम लोग एलिमिनेशन कर सकते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले तो शुगर केन तो और एप्पल। देखिए एप्पल तो सर्टेनली इंडिया का ये नहीं है नेटिव। ठीक है, एप्पल जो है वो यूरोप से लाया गया था, तो एप्पल तो नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन तो चला गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे अगर हम लोग देख पा रहे हैं शुगर केन भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि शुगर केन हमारे यहाँ नेटिव क्रॉप है। ठीक है, शुगर केन भी हो सकता है, जूट नहीं है। जूट हमारे यहाँ का नेटिव क्रॉप नहीं है। दूसरे में तो ये दूसरा तो एलिमिनेट ही हो गया। ठीक है, तीसरे में देखते हैं ग्रीन ग्राम, मस्टर्ड एंड कॉटन। दोस्तों आपको अगर याद होगा, कॉटन जो है इंडिया में सबसे पहले इसकी खेती के प्रमाण मिले, इसकी फार्मिंग के प्रमाण मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको पता होगा कि कॉटन के हम लोग सबसे एंशियंट टाइम में हमने कॉटन को रेज़ किया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसमें है, ग्रीन ग्राम भी है और मस्टर्ड भी है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो आंसर 3 है। ठीक है, ग्रीन ग्राम, मस्टर्ड एंड कॉटन। पहले में जूट होगा, जूट इंडिया का नेटिव क्रॉप नहीं है। दूसरे में एप्पल और तीसरे में ये, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है, मतलब ये जो है इस द नेटिव क्रॉप है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन में यही है कि राइस हमारे यहाँ है, बार्ली भी है, ब्लैक ग्राम भी है, ग्रीन ग्राम है। तो दोस्तों यहाँ याद रखिए कि ग्राम दोनों दोनों तरह के ग्राम, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम दोनों इंडिया के नेटिव क्रॉप हैं। ठीक है, मस्टर्ड भी यहाँ का नेटिव क्रॉप है, कैस्टर भी नेटिव क्रॉप है, शुगर केन भी नेटिव क्रॉप है और कॉटन तो है ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि नेटिव और एग्जॉटिक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दोस्तों नेटिव ये है, इसका अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो नेटिव क्रॉप का ये डेफिनेशन होता है कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में जो नेचुरली जहाँ ये पाया जाता है उसको नेटिव क्रॉप कहते हैं। ठीक है, और एग्जॉटिक और इंट्रोड्यूस का मतलब होता है कि जिन क्रॉप्स को बाहर से लाया गया। ठीक है, एग्जॉटिक और नेटिव में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए, राइस तो है ही। राइस क्योंकि आपको याद होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कोलडीवा है एक जगह, कोलडीवा। ठीक है, कोलडीहा जगह है, महाराष्ट्र और गुजरात के पास है ये। यहाँ पे सबसे पहला राइस का क्रॉपिंग का पाया गया था। ठीक है, एविडेंस तो राइस तो होगा ही और कॉटन भी होगा। ये तो जिन लोग हिस्ट्री पढ़े हैं वो लोग भी बता पाएंगे कि राइस और कॉटन तो इंडिया में, और बार्ली भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 चीज़ याद रखना होगा, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम। ग्राम दोनों तरह के ग्राम जो है इंडिया के नेटिव क्रॉप में है। मस्टर्ड भी है, कैस्टर है, शुगर केन है एंड कॉटन है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं ये जो PDF है मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरेनियल क्रॉप। अब दोस्तों पेरेनियल क्रॉप का मतलब क्या होता है। पेरेनियल क्रॉप का मतलब होता है कि जो 2-3 सालों तक, पेरेनियल मतलब होता है एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब वो 2 से 3 साल हो सकता है। ठीक है,
ये कंटेक्स्ट में होगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जो क्रॉप होते हैं वो एक सीज़न के लिए होते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, मतलब 1 ईयर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 2 से 3 साल का जो समय होगा वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो इसलिए पेरेनियल क्रॉप, इनमें से कौन सा पेरेनियल क्रॉप है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुगर बीट, कैरोट, मस्टर्ड एंड शुगर केन। तो दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता होगा कि मस्टर्ड तो काफ़ी शॉर्ट पीरियड है, इसको अगर आप लोग देखे होंगे यहाँ पे जो नॉर्दर्न इंडिया या वेस्टर्न इंडिया के होंगे उनको पता है कि मस्टर्ड को हम लोग वीट के साथ रेज करते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ का क्रॉप होता है, ठीक है, 4 मंथ्स का क्रॉप होता है। तो ये तो नहीं है, मस्टर्ड तो नहीं होगा, ठीक है, मस्टर्ड तो नहीं होगा। कैरेट, शुगर बीट और शुगर केन। दोस्तों अगर आपको याद होगा, शुगर केन जो है ये एक पेरेनियल क्रॉप है, क्योंकि एक शुगर केन की खेती होने में कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं, 2 साल तो लग ही जाते हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुगर केन जो है वो एक पेरेनियल क्रॉप है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये याद रखिएगा कि शुगर केन को 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो आंसर इसका डी होगा, ठीक है, आंसर इसका डी है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि होता है कि पेरेनियल का दोज विच लिव इन फॉर 3 और मोर ईयर्स, 3 से ज़्यादा साल का जो क्रॉप्स होगा वो पेरेनियल क्रॉप्स होंगे। जैसे शुगर केन पेरेनियल क्रॉप्स है, नेपियर ग्रास भी पेरेनियल क्रॉप्स है। नॉर्मली इनका जो पीरियड होता है वो 30 मंथ्स का होता है, मतलब 2 साल से ज़्यादा, करीब करीब 2.5 साल, ठीक है। 30 मंथ्स का, 30 मंथ्स का इनका एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखा कि पेरिनियल, जैसे और भी टाइप के क्रॉप्स होते हैं, जैसे एनुअल क्रॉप्स होते हैं, बाइनियल क्रॉप्स होते हैं, उसी तरह से पेरिनियल क्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो शुगर केन जो है वो पेरिनियल क्रॉप है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ऑगमेंटिंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली बिकॉज। दोस्तों क्रॉप्स के भी टाइप होते हैं, मतलब क्रॉप्स को हमने उनकी यूटिलाइजेशन के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। जैसे बहुत से क्रॉप्स होते हैं, स्टेपल क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, स्टेपल क्रॉप्स होते हैं, फिर कवर क्रॉप्स होते हैं। कवर क्रॉप्स मतलब जिससे ऐसे क्रॉप जो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेदरिंग से, फ्रॉम इरोजन से, तो उसको कवर क्रॉप्स कहते हैं। तो इसी तरह से ऑगमेंटिंग क्रॉप्स भी होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑगमेंटिंग क्रॉप्स भी होता है। अब इनका पर्पस पूछा गया है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑगमेंटिंग क्रॉप्स के रेज करने का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसके देखिए हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि दे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स, दूसरा है दे सप्लीमेंट द न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ फार्मलैंड, ठीक है, तीसरा है दे सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। अब इन तीनों, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अब इन चारों में से आपको बताना है कि ऑगमेंटिंग क्रॉप्स जो होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो दोस्तों ऑगमेंटिंग क्रॉप्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो होता है, वो होता है कि मेन क्रॉप को सप्लीमेंट करना, उनके यील्ड को सप्लीमेंट करना। ऑगमेंटिंग क्रॉप्स को रेज ही इसलिए किया जाता है मेन क्रॉप के साथ कि मेन क्रॉप्स का जो जो यील्ड है वो बढ़ जाए, ठीक है। इनका ये सब तो होता ही है, लेकिन ये सब बाई ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि जो मेन क्रॉप्स ग्रो किया जाता है उसका यील्ड में, उसकी यील्ड को इंक्रीज की जा सके, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, देखिए आंसर इसका सी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ऑगमेंटिंग क्रॉप्स आर दोज सब क्रॉप्स सोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप। तो आप हमेशा याद रखना कि ऑगमेंटिंग क्रॉप्स जो होता है उनका मेन काम होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, ऑगमेंट। ऑगमेंट का क्या मतलब होता है, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। ऑगमेंट एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या, बढ़ाना, इंक्रीज करना, ऑलवेज, ठीक है, इसका है बढ़ाना। तो ऑगमेंटिंग क्रॉप्स क्या होंगे, जो जो मेन क्रॉप्स के साथ लगाए गए हैं और जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि मेन क्रॉप्स के यील्ड को बढ़ा देना। जैसे एक एग्जांपल है, मस्टर्ड अगर आप लोग लगा दें बेरसिम के साथ, या कैबेज लगा दें उनके साथ, तो क्या होता है, फोराज बेरसिम का जो यील्ड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इट इज़ सो मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड और कैबेज जो है क्या है, एग्जाम्पल हो गया किसका, ऑगमेंटिंग क्रॉप्स का, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग वेरिएबिलिटी लाइज इन, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी फ्रेम किया गया है, ये क्वेश्चन को आपको समझना होगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो फिर आपका मान के चलिए कि आपका आधा काम डन है। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में अंडर स्ट्रेस में हम लोग
क्वेश्चन को थोड़ा गलत पढ़ते हैं, गलत रीड करते हैं, एंड देन वी पुट द रॉन्ग कंसेप्ट विच इज़ वेरी एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आपको फिर वो क्वेश्चन आते हुए भी, अब अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में आंसर पता भी है तो भी आप गलत बनाओगे, बिकॉज यू डोंट नो द मेन कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसी से आप पता नहीं है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग वेरिएबिलिटी लाइज इन। इंटेंसिव फार्मिंग की अगर हम बात करें तो इंटेंसिव फार्मिंग में वेरिएबिलिटी कहाँ, किस सेक्टर, किस कंटेक्स्ट में वेरिएबिलिटी को हम लोग देख सकते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग का आपको मतलब पता ही है। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब क्या, बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग करना, ठीक है, या फार्मिंग करना, इसी को कहते हैं हम लोग, एक लिमिटेड जगह है, ठीक है, और इसी में हम लोग क्रॉप किए जा रहे हैं बार 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 बार। तो ये जो सीक्वेंस है, या ये जो आपका कह सकते हैं कि एक ये है रेकरेंस है, इसी ये इंटेंसिवनेस है, इंटेंसिटी है। इस इंटेंसिटी के कंटेक्स्ट में वेरिएबिलिटी कहाँ लाई करती है? ऑप्शन देख लीजिए। नंबर ऑफ क्रॉप्स, क्या वो नंबर ऑफ क्रॉप्स है? क्या वो एरिया ऑफ क्रॉप्स है कि इस एरिया में, इस एरिया के बाद फिर एक एरिया, फिर एक एरिया, इसको छोटे छोटे डिवाइड करके इस छोटे छोटे एरिया में करते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग में ये करते हैं। या नंबर ऑफ सीजन है कि इस सीजन में भी लगाएं, दूसरे सीजन में भी लगाएं, तीसरे सीजन में भी लगाएं, चौथे सीजन में भी लगाएं, या ऑल ऑफ द अबव, या इन हर के कंटेक्स्ट में वेरिएबिलिटी लाई करती है कि नंबर ऑफ क्रॉप्स भी ज़्यादा लगा रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉप्स भी ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ सीजन्स भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, जिन्होंने मैंने अभी डेफिनेशन दिया, जिनकी इंटेंसिव फार्मिंग की डेफिनेशन क्लियर होगी, जो अच्छे से समझ रहे होंगे इंटेंसिव फार्मिंग कहते किसको है, उनको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कर दिया कि एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में तो एरिया ऑफ क्रॉप्स तो होगा नहीं कि एरिया बदल ले रहे हैं बार बार, ठीक है, वो तो होगा नहीं। नंबर ऑफ सीजन्स भी नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिव फार्मिंग मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा क्रॉप उसमें फार्मिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक क्रॉप लगा रहे हैं। उसका सही आंसर दोस्तों ए होगा, नंबर ऑफ क्रॉप्स। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग आपकी कही जाएगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ द फार्मिंग। सो इट्स आंसर शुड बी ए, ठीक है। ये देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, आंसर ए है। देखिए, इंटेंसिव क्रॉपिंग का यहाँ पे आप पढ़ लीजिए डेफिनेशन। इंटेंसिव क्रॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ए नंबर ऑफ क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड। मैंने बताया ना कि एक सेम पीस ऑफ लैंड में होता है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम भी एक वो होती है, ठीक है। दस ए इज द करेक्ट आंसर। पीरियड जो होगा वो भी फिक्स होगा, और जो लैंड होगा वो भी सेम होगा। मतलब एक गिवन टाइम में एक गिवन लैंड पे आप कितनी ज़्यादा, कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितने ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप फार्मिंग कर रहे हैं, कितने ज़्यादा उसमें आप क्रॉप्स लगा रहे हैं, दैट एक्चुअली कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। काफ़ी इजी लगने वाला टॉपिक है ये, लेकिन इसमें कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया कि शुगर केन इज रेज थ्रू। अब देखिए, क्रॉपिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉपिंग के भी क्रॉपिंग के आधार पे भी मतलब किस क्रॉप को कैसे हम लोग क्रॉप उसको लगा रहे हैं, उस पे भी, उस बेसिस पे भी हम लोग डिफाइन करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे देखिए, क्रॉपिंग टाइप है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, रैटून क्रॉपिंग, या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। देखिए दोस्तों, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, अब इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा क्रॉपिंग डिज़ाइन और क्रॉपिंग का स्टाइल्स को, ठीक है। तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है? सीक्वेंशियल क्रॉपिंग होता है कि एक के बाद एक लगा देना आप, ठीक है। जैसे आप राइस एंड देन कॉटन लगा दिए, ठीक है। तो ये हो गया सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कि एक के बाद एक लगा, ये लगाया, उसके बाद फिर राइस लगाया, उसके बाद कॉटन लगा दिया। तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग मेनली होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको सही रखती है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग मतलब एक सीक्वेंस में लगाना, आप ये लगाए, फिर ये लगाए, फिर ये लगाए, ठीक है। रिले क्रॉपिंग में होता है दोस्तों ये कि आप एक क्रॉप को काटने से पहले ही दूसरा क्रॉप लगा लेते हो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये फार्म है, यहाँ पे आपने कुछ क्रॉप ग्रो किया हुआ है, रेज किया हुआ है, तो इसको काटने से पहले ही आप कुछ यहाँ पे बो दोगे फिर, ठीक है। यू विल सो समथिंग बिफोर कटिंग द एक्चुअल क्रॉप, तो इसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग, ठीक है। और तीसरा है रैटून क्रॉपिंग। रैटून क्रॉपिंग या रैटूनिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। रैटूनिंग का मतलब होता है कि जो क्रॉप है, आप ये जैसे ये यहाँ पे आपने ये क्रॉप है, ठीक है, आपने इस क्रॉप को काट लिया, लेकिन इसके जो आपके जो रूट्स हैं, आपने रूट्स को छोड़ दिया, और इसी रूट से फिर ग्रो कर जाते हैं क्रॉप, इसी को कहते हैं रैटून क्रॉपिंग। तो शुगर केन दोस्तों कैसे उगाया जाता है? शुगर केन जो होता है वो रैटून क्रॉपिंग या रैटूनिंग के थ्रू इसको रेज किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों आपका क्लियर है। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक के बाद एक
क्रॉप को आप रेज करेंगे। दूसरा रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि भाई एक आपने बोया हुआ है, उसको काटने से पहले, उसको हार्वेस्ट करने से पहले आप दूसरे क्रॉप को आप सो कर देते हैं, तो उसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग। तीसरा होता है रैटून क्रॉपिंग। ठीक है, रैटून क्रॉपिंग में क्या होता है कि आप जो रेसिड्यू है, जो रेसिड्यू रूट है किसी क्रॉप का, उसी से फिर ग्रो कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रैटून क्रॉपिंग। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रैटून क्रॉपिंग, रैटूनिंग रेफर्स टू रेजिंग ए क्रॉप विथ रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ रूट्स। तो उसके रेसिड्यू रूट्स को हम लोग रख देते हैं, ठीक है, और उसी से फिर हमें क्रॉप्स मिल जाता है। जैसे शुगर केन का एग्जांपल है, बनाना, बनाना का भी उसी तरह हम लोग करते हैं कि बनाना का जो ये है, फिर सोरगम, ये तीनों किससे होते हैं? रैटूनिंग से। तो शुगर केन तो है ही, बनाना भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, और सोरगम का भी याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों क्रॉप आप याद रखिएगा कि रैटून क्रॉपिंग से होता है। ठीक है, चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटर क्रॉपिंग। ठीक है दोस्तों, अब इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग अगर आपने पढ़ा होगा, इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक एक ही फार्म लैंड पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे आप दो से ज़्यादा आप क्रॉप रेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक क्रॉप लगाया, क्रॉप 1, ठीक है, ये क्रॉप 2 है, ठीक है, ये क्रॉप 3 है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप अल्टरनेट जो रोज़ हैं उस पर आप अल्टरनेट क्रॉप लगा रहे हैं, इसको कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। मतलब एक ही फार्म लैंड पे दो या दो से ज़्यादा आप अगर क्रॉप लगा रहे हैं तो उसको कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर क्रॉपिंग। मतलब इंटर क्रॉपिंग करने के लिए कौन से प्रिंसिपल हैं जो रिलेवेंट है इंटर क्रॉपिंग के लिए, कंसिडर किए जाने चाहिए। ठीक है, तो पहला है एसोसिएटिंग क्रॉप शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द मेन क्रॉप। दूसरा है सब्सिडरी क्रॉप शुड बी ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन। तीसरा है सब्सिडरी क्रॉप शुड हैव फास्टर ग्रोइंग हैबिट्स। ठीक है, अब देखिए, चलिए दोस्तों इस पे एक एक करके कंसीडर करते हैं। पहला, एसोसिएटिंग क्रॉप शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द मेन क्रॉप। ऑब्वियसली अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, अगर दोनों में कंपटीशन होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो दोनों का ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगा? रिटार्ड हो जाएगा, रिटार्डेड ग्रोथ होंगे। ठीक है, दोनों के अगर सॉइल की फर्टिलिटी उतनी नहीं है कि दोनों या दो से ज़्यादा क्रॉप को कैरी कर सकें सेम पीरियड ऑफ टाइम में, तो क्या हो जाएगा? रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगी। तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट तो है ही। सेकंड पे कंसिडर करते हैं कि सब्सिडरी क्रॉप शुड बी ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन। दोस्तों ये भी काफ़ी हद तक रिलेवेंट है, क्योंकि आप देखें कि अगर दो क्रॉप आप लगा रहे हैं तो दोनों अगर सेम टाइम पे निकले तो फार्मर की तरफ से भी दिक्कत है कहीं ना कहीं लॉजिस्टिकल, कि आपको दोनों को काटना पड़ेगा, दोनों को हार्वेस्ट करना पड़ेगा, दोनों को प्रोसेस करना पड़ेगा, देन दोनों को सेल करना पड़ेगा। इट्स हेक्टिक, इट विल बिकम हेक्टिक। ठीक है, तो ये किया जा सकता है कि जो सब्सिडरी क्रॉप है, मतलब जिसकी येल्ड कम है या जिसका वैल्यू कम है, वो जल्दी हो जाए, जल्दी पक जाए, तो उससे क्या होगा कि हम लोग जल्दी उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भी रिलेवेंट लग रहा है। तीसरा है दोस्तों, सब्सिडरी क्रॉप शुड हैव फास्टर ग्रोइंग हैबिट। ये भी सही लग रही है। अगर दूसरे को आप ट्रू मानते हैं तो ये भी सही लग रही है, क्योंकि भाई अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका शॉर्टर ड्यूरेशन हो सब्सिडरी क्रॉप का, उसको जल्दी आप हार्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो तीसरा वाला भी सही होना चाहिए ना, क्योंकि उसके फास्टर ग्रोइंग हैबिट्स होगी तो जल्दी हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपके जो इंटर क्रॉपिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको ये तीनों ही सही है, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए, मतलब डी आना चाहिए। चलिए देखते हैं। जी हाँ, डी, आंसर डी कैसे ही है हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 प्रिंसिपल मैंने दे रखा है जो रिलेवेंट है। सबसे पहले तो इंटर क्रॉपिंग की डेफिनेशन यही होती है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रिंसिपल यह है कि द एसोसिएटिंग क्रॉप शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द मेन क्रॉप, जैसे मैंने बताया। द सब्सिडरी क्रॉप शुड बी ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन और फास्टर ग्रोइंग हैबिट्स टू यूटिलाइज अर्ली स्लोइंग ग्रोइंग पीरियड ऑफ मेन क्रॉप। जैसे मेन क्रॉप है, यहाँ पे मान लीजिए ये मेन क्रॉप है और ये कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप है। ठीक है, तो देखिए जब दोनों को साथ में लगाया गया है तो क्या होता है कि दोनों में कंपटीशन हो रही है, तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि जब ये छोटा ही है, जब ये छोटा है, जस्ट इट इज़ जस्ट रेजिंग, तभी ये तुरंत से पक जाए और ये निकल के चला है। इससे क्या होगा? 2 फायदा हो जाएंगे। एक, जब ये अपने फुल टाइम पे आएगा, जब ये अपना मेन ग्रोइंग पीरियड में आएंगे, तब इसको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, फार्मर जो है उसके लिए भी ये लॉजिस्टिकल इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो इसमें इंटर क्रॉपिंग में ये देखा जाता है कि जो सब्सिडरी क्रॉप है उसके जो ग्रोइंग हैबिट्स हो वो काफ़ी जल्दी हो, शॉर्टर हो, और वो शॉर्टर पीरियड का क्रॉप। ठीक है, तीसरा है द कॉम्प्लीमेंट कोर्स शुड रिक्वायर सिमिलर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। ये भी जरूरी है। ये भी मैंने जैसे आपको बताया
कि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम के लिए ये लॉजिस्टिकल जो प्रैक्टिस है उसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों का जो एग्रोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हो वो पूरी हो। मतलब आप अगर खाद दे रहे हो, अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो दोनों को दे दो। अगर आप उनको थोड़ा सा आप उनकी 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 जो सॉइल है वो लूज़ कर रहे हो ऑक्सीजन के लिए, मोर ऑक्सीजन के लिए, तो अब दोनों के लिए हो जाए। तो दोनों की जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं दोनों के लिए वो सेम होनी चाहिए। तो ये 3 मेन प्रिंसिपल हैं किसके लिए? इंटरक्रॉपिंग के लिए। और इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीस ऑफ लैंड, 2 या 2 से ज़्यादा आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन है, मिक्स क्रॉपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, एक मिक्स फार्मिंग भी होती है, मिक्स्ड फार्मिंग भी होती है, और ये मिक्स्ड क्रॉपिंग है। तो मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब कुछ और होता है, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब कुछ और होता है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो और आप लाइव स्टॉक भी रेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाता है मिक्स फार्मिंग। ठीक है, और मिक्स क्रॉपिंग का मतलब और है। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप 2 सिमिलर टाइप के जो क्रॉप्स हैं वो रेज कर रहे हैं एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे। एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे आप 2 तरह के क्रॉप रेज कर रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटर क्रॉपिंग से डिफरेंट है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इंटर क्रॉपिंग से किस तरह डिफरेंट है मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स क्रॉपिंग पूछा गया है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यूटिलाइज द फार्मलैंड जुडिशियसली, दूसरा है प्रोड्यूस मोर ग्रेन पर यूनिट एरिया, और तीसरा इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर, और चौथा है ऑल ऑफ द वो। तो दोस्तों मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है ना कि मिक्स क्रॉपिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फार्मलैंड को जुडिशियल, मिक्स फार्मिंग मेनली एक ही ऑब्जेक्टिव से किया जाता है कि 2 क्रॉप्स आप ऐसे चूज करते हैं कि दोनों में से कुछ भी हो जाए, एक क्रॉप तो आपका जो है ऐसा है कि वो फेलियर नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी जियोग्राफिकल कुछ भी हो। ठीक है, तो मिक्स क्रॉपिंग मेनली हम लोग करते हैं एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ कि भाई हमारा इंश्योरेंस रहे। ठीक है, इसमें हम लोग जो क्रॉप सिलेक्ट करते हैं हम लोग ऐसा, जैसे इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ बस हम लोग ऐसे करेंगे कि दोनों का सिमिलर वैल्यू है, दोनों अगर हो जाए तो बढ़िया, अगर दोनों नहीं होते हैं तो एक तो ऐसा होना ही चाहिए कि जिससे हमारा जो है इंश्योरेंस एक बना रहा है। तो मिक्स क्रॉपिंग में हम लोग 2 सिमिलर क्रॉप्स लेते हैं जिनकी सिमिलर वैल्यू है। ठीक है, जिनके हार्वेस्ट की सिमिलर वैल्यू है, और उनको हम लोग लगाते हैं विथ ए होप कि भाई दोनों में से एक तो कम से कम हो ही जाएगा। तो ये इट इज़ इन दैट कंटेक्स्ट। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता था? इंटरक्रॉपिंग में हम लोग ये कोशिश करते थे कि भाई दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करें इन हर एरिया में। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली ये हो सकता था कि प्रोड्यूस मोर ग्रेन करें या फार्मर को इनकम ज़्यादा हो, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग का एक ही है कि भाई हमारा इंश्योरेंस हम लोग करना चाहते हैं। तो ये याद रखें। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए कि मिक्स फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग 2 अलग चीज़ हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जी हाँ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स क्रॉपिंग आर इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। ठीक है, पर्पज टू गेट एटलीस्ट 1 क्रॉप अंडर एनी क्लाइमेटिक डिजीज और इंसेक्ट हजार्ड। मतलब मैंने कहा ना कि मिक्स क्रॉपिंग आप तभी करोगे जब आप सोचोगे कि नहीं हमें इंश्योरेंस एक क्रॉप को तो हम लोग सक्सेसफुली हम लोग को निकाल लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप रोटेशन। अब दोस्तों क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है कि भाई आप एक एग्रीकल्चरल सीजन में आप एक क्रॉप को किस क्रॉप के साथ रोटेट कर रहे हो। इट इज़ डेलिब्रेट चॉइस, ये चॉइस करता है फार्मर। जब आप क्रॉप रोटेशन कर रहे हो तो एक इस क्रॉप के बाद कौन सी क्रॉप लगानी है, दैट्स अ डेलिब्रेट चॉइस। ठीक है, और वो कंसिडर किया जाता है आफ्टर डेलिब्रेटिंग ऑन सो मेनी फैक्टर्स लाइक सॉयल, फर्टिलिटी, क्लाइमेट, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब को कंटेक्स्ट में रखकर क्रॉप रोटेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मैंने आपको बता दिया, अब इसके कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो दी गई है वो सही है। चलिए देखते हैं, कंसिडर करते हैं स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट है मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप। मतलब पहला जो है हम लोग पहले बहुत ज़्यादा मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप लगाएंगे, उसके बाद जो उसको फॉलो करेगी वो लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप करेगी। दूसरा है कि क्रॉप्स विथ टैप रूट्स। टैप रूट्स का मतलब होता है दोस्तों सैलो रूट। ठीक है, जिसके काफ़ी सैलो रूट्स हैं। ठीक है, टैप रूट का मतलब होता है डीप रूट। ठीक है, और दूसरा है फॉलोड बाय द फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का मतलब होता है दोस्तों सैलो रूट।
ठीक है, तो ये सिस्टम ये है। तीसरा है लेगुमिनस क्रॉप शुड बी ग्रोन बिफोर द नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स, ठीक है। तो लेगुमिनस क्रॉप्स, चलिए दोस्तों तीसरा जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा फैमिलियर हमें लग रहा है। लेगुमिनस क्रॉप्स कौन होते हैं? लेगुमिनस क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, राइट। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके वो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो लेगुमिनस क्रॉप्स क्या करेंगे? सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देंगे। तो ये डेफिनेटली शुड बी देयर, ठीक है। क्रॉप रोटेशन का एक प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि आप एक एक लेगुमिनस क्रॉप्स अगर आप पहले लगा लेते हो तो इससे अच्छा है कि आप अपने सॉइल की फर्टिलिटी जो खत्म हुई उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप रिस्टोर कर रहे हो थ्रू द, तो ये एक एडमिसिबल प्रिंसिपल लग रहा है कि हाँ 3 तो होना ही चाहिए, ठीक है, 3 होना चाहिए। अब एक पे कंसिडर करते हैं दोस्तों, मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। दिस मेक्स सेंस व्हाई? बिकॉज एग्जॉस्टिव क्रॉप्स जो हैं, पहले अगर आप एग्जॉस्टिव क्रॉप्स लगाएंगे और वो अगर लेगुमिनस क्रॉप्स रहा, इसका मतलब आप इकोनॉमी के कंटेक्स्ट से भी अगर देखें तो ये सेंस कर रहा है कि आप पहले एग्जॉस्टिव क्रॉप्स लगा रहे हैं, जिससे इसका मतलब ये है कि वो सॉइल की फुल फर्टिलिटी पोटेंशियल को यूज़ कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद चूंकि वो लेगुमिनस क्रॉप्स है, वो उस सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इससे इकोनॉमिक सेंस भी बनता है कि आप पहले जो क्रॉप लगा रहे हैं उससे आपको प्रॉफिट आ जा रहा है, ठीक है। देन द नेक्स्ट जो क्रॉप होगा वो लेस एग्जॉस्टिव होगा, और वो जो पहला क्रॉप जिसने वो रिस्टोर किया है न्यूट्रिएंट, उसका यूज़ करेगी और आपका ठीक ठाक फायदा मिल जाए। तो फ्रॉम इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी और एग्रोनॉमी दोनों की तरफ से ये सेंस कर रहा है, ठीक है। और इकोनॉमी और एग्रोनॉमी दोनों की तरफ से सेंस कर रहा है। तो दोस्तों जब एक फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही लग रहा है कि टैप रूट सिस्टम, जैसे मैंने बोला कि वो डीप रूट सिस्टम होता है, तो ऑब्वियसली जो एग्जॉस्टिव क्रॉप्स होते हैं उनके डीप रूट होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सॉइल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, क्योंकि दे आर मोर एग्जॉस्टिव, फॉलोड बाय द फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। और दूसरा जो है फाइब्रस, मतलब जो लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप है उसके बस ज़मीन पे ही उनके रूट रहते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए, ठीक है। आंसर देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल डी, ठीक है। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्रॉप रोटेशन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये देखिए, ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में सक्सेशन में जो आप ग्रो करेंगे क्रॉप्स, उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। विद एन ऑब्जेक्ट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए मैं दोस्तों, मैंने कहा ना मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विदाउट इम्पेयरिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल हो गया कि मैक्सिमम आपको प्रॉफिट कमाना है, जैसे मैंने आपको इकोनॉमी की बात की, इकोनॉमिक सेंस से भी ये मैटर करता है कि भाई जब आपको चांस मिल रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, तो आप क्यों ना, इस एक एनालॉजी है कि जब आपको एग्जाम निकालना है तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालने की कोशिश करोगे ना, कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटैम्प्ट के बारे में सोचोगे, ऐसा तो है नहीं। आपको चांस मिला है तो यू शुड टेक द चांस, यू शुड जुडिशियसली यूज दैट अटैम्प्ट एंड यू जस्ट क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो यही है मैक्सिमम प्रॉफिट पहला। दूसरा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम हो। और तीसरा है कि सॉइल फर्टिलिटी को रिटार्ड नहीं करना, सॉइल फर्टिलिटी को इम्पेयर नहीं करना, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ एग्रोनॉमी में अगर आपके डेफिनेशंस क्लियर हैं, अगर आपने डेफिनेशन को सटीक समझ लिया, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर में ना, एग्रोनॉमी में जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उसके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन को समझिए, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट विदाउट इम्पेयरिंग द सॉइल फर्टिलिटी, दीज कीवर्ड्स मैटर। इसको आपको बिल्कुल एकदम बाय हार्ट रट लेना होगा, ठीक है, कि हाँ मिक्स क्रॉपिंग में क्या था, क्रॉप रोटेशन में क्या था, ठीक है। तो ये सारी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और यहीं से क्वेश्चन आना है। एग्रोनॉमी में अगर क्वेश्चन आना है तो यहीं से आना है, इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आई होप कि ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। क्रॉप रोटेशन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अब 10वां, हाँ 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, क्रॉप रोटेशन हेल्प्स मेंटेनिंग। अब जैसे क्रॉप रोटेशन के बारे में हमने अभी तुरंत पढ़ा कि क्रॉप रोटेशन होता क्या है, तो क्रॉप रोटेशन सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बात किया कि इम्पेयर नहीं करना है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज द पार्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, तो ये होगा। और फिर है रिसाइकलिंग ऑफ प्लैनेट, तो दीज बोथ आर पार्ट ऑफ व्हाट, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्लियर, इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा ना, पहले वाले स्लाइड में देखा क्या क्या है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड टू प्रोटेक्ट द, टू प्रिजर्व द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक
मैटर कंटेंट, रिसाइकलिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सॉइल फर्टिलिटी, तीनों जो है किससे रिलेटेड है? सॉइल फर्टिलिटी से, सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड है। तो ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर होंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर देखिए, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ऑल क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर द प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। यही मेन मतलब यही मेन फैक्टर है इसमें, ठीक है। द डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोटेशन, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज यूटिलाइज मोर इवनली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। आई होप कि ये क्रॉप रोटेशन वाला जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इन दो क्वेश्चन से। अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल, सॉरी यहाँ पे प्लांट्स होगा, प्लांट्स लिख दिया हूँ, ठीक है, प्लांट्स होगा। प्लांट्स इज बिटवीन 10 डिग्री एंड 25 डिग्री, 10 डिग्री एंड 30 डिग्री, 15 डिग्री एंड 40 डिग्री एंड 15 डिग्री एंड 45 डिग्री। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सबको पता है कि टेम्परेचर इज अ क्रिटिकल फैक्टर, इज अ क्रिटिकल फैक्टर किसमें? ग्रोथ। क्रिटिकल फैक्टर किसमें? ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट ग्रोथ में टेम्परेचर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आप देखोगे जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जैसे आप पोलर्स में चले जाओ, पोल में चले जाओ, वहाँ आप देखोगे जो वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ काफ़ी रिटार्डेड होती है, छोटा सा या छोटा ही आपको बहुत कम मिलेंगे वेजिटेशन। तो वो किसके लिए होता है? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है काफ़ी रोल प्ले करता है, और जैसे जैसे आप ट्रॉपिक्स में आएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्टिमल टेम्परेचर की वजह से आपका जो वेजिटेशन ग्रोथ होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि कितने टेम्परेचर रेंज में जो प्लांट ग्रोथ होता है वो ऑप्टिमल होता है, वो सबसे बेहतर होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 15 एंड 40 डिग्री के बीच अगर टेम्परेचर रहा तो इट इज़ ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ। मतलब प्लांट ग्रोथ अगर आपको सबसे बढ़िया चाहिए तो आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो सराउंडिंग टेम्परेचर होना चाहिए, जो जिस इकोसिस्टम में वो प्लांट है उस इकोसिस्टम की जो टेम्परेचर होनी चाहिए वो 15 से 40 डिग्री के बीच होनी चाहिए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको नाबार्ड में पूछेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रोनॉमी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है इसी तरह से, ठीक है। तो ये है कि टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो मेजर आपको पता ही है, इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी है, द रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम ग्रोथ है, ठीक है। 15 से 40 डिग्री के बीच अगर टेम्परेचर रहे तो प्लांट ग्रोथ सबसे बढ़िया होता है, सबसे ऑप्टिमल होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू सबको जो आप लोगों ने ये वीडियो को पूरा देखा, और आप लोग इसी तरह से हमारे इस चैनल पे बने रहिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएंगे एग्रीकल्चर पे, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट पे और इकोनॉमी पे। इसी तरह के बहुत सारे MCQs लाएंगे, इससे आपकी प्रिपरेशन को जो है एक एज मिल जाएगा। आज हम लोगों के साथ बने रहे, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे काइंडली सब्सक्राइब करें, और अपने जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं नाबार्ड के लिए या और भी किसी दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए, उनके लिए भी एग्रीकल्चर से आजकल आपको पता ही है एग्रीकल्चर कितना प्रोमिनेंट एक सब्जेक्ट बन गया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे ये आप वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।